दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी पुस्तकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 6 से 12 तक के पर्यावरण आधारित पुस्तकों का सार संकलन एनसीईआरटी सार। इस वीडियो में हम इसके प्रथम अध्याय हमारा पर्यावरण को कवर करेंगे। दोस्तों हमारा पर्यावरण के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः इससे संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की नई और पुरानी पुस्तकों के अंतर्गत सभी पुस्तकों के सार और महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। इसमें हम प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, पर्यावरण के तत्व, प्रगतिशील पर्यावरण, पर्यावरण और मानवीय अनुक्रियाएं, पारिस्थितिक अनुकूलता और पर्यावरण पर मनुष्य का प्रभाव, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं पर्यावरण क्या है। दोस्तों किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। देखिए इस चार्ट के माध्यम से आइए देखते हैं पर्यावरण के प्रमुख या पर्यावरण के मुख्य अंगों के बारे में। तो आप जान लीजिए पर्यावरण दो मुख्य घटकों, जीवीय घटक और अजीवीय घटक से मिलकर बना है। जीवीय घटक में सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप और जंतु शामिल हैं, जबकि अजीवीय घटकों में निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल शामिल हैं। अब आइए जानते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। दोस्तों भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल के सम्मिलित अध्ययन से हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रचना भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है ये किस तरह से बना होता है या इसके कौन से घटक हैं। दोस्तों ये चट्टानों और खनिजों का बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये स्थल मंडल क्या है? तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए, भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और खनिज संपदा का भी स्रोत है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, यानी हाइड्रोस्फीयर। और ये जो जल मंडल होता है ये जल के विभिन्न स्रोतों से मिलकर बना होता है, जैसे नदी, झील, समुद्र और विभिन्न प्रकार के जलाशय। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि जल मंडल की जो संरचना होती है वो नदी, झील, समुद्र और विभिन्न प्रकार के जलाशयों से होती है। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो आप जान लीजिए पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को रोके रखता है या बांधे रखता है, और ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है।
वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। जैव मंडल क्या है, इसको जानते हैं। दोस्तों, पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो स्थल, जल और वायु के उस सीमित क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं जहां पर जीवन संभव होता है। एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है पारितंत्र। तो आइए जानते हैं पारितंत्र क्या है। दोस्तों, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं, और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। तो याद रखिएगा, पारितंत्र ऐसा तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के बाद आइए मानवीय पर्यावरण के बारे में जान लें। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव या जो शुरुआती मानव आदि मानव था, उसने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए, जैसे फसल उगाना, पशुओं को पालना और अस्थायी जीवन जीना। दोस्तों देखिए, जब पहिए का आविष्कार हुआ और आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, तो इस पद्धति के साथ वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ और इसी के साथ व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ था। इससे आगे चलकर जब औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। वस्तु विनिमय पद्धति, अभी अभी टर्म आया था, वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? तो ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है और एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली या दी जाती है। आइए जानते हैं पर्यावरण के तत्वों के बारे में। पर्यावरण के कौन कौन से तत्व हैं? दोस्तों, पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है, क्योंकि केवल इसी पर विविध प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के विकास और जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पाई जाती हैं। पृथ्वी की इस विशिष्टता के पीछे कई कारक उत्तरदायी हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कारक है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह जो कि बुध और शुक्र हैं, उसकी तरह पृथ्वी न तो बहुत अधिक गर्म है और न ही बृहस्पति जैसे सूर्य से दूर ग्रहों के समान अत्यंत ठंडी। तो पृथ्वी पर जीवन की जो संभावनाएं हैं या जो विशिष्टताएं हैं, बहुविविधता है, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है पृथ्वी की सूर्य से दूरी। और एक महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी साथी जानते भी होंगे कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। पहला टर्म तो आपने जान लिया कि पृथ्वी पर जीवन या विविधता क्यों है, पशु पक्षियों की। तो ये जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, और दूसरा ये कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है और ये सभी प्राणियों के लिए जीवन के लिए अनिवार्य है। वायुमंडल पृथ्वी के धरातल को ताप की चरम सीमाओं से बचाता है और इसका मतलब ये है कि वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दिन और रात, गर्मियों और सर्दियों के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तापमान के परिवर्तन से पानी का संचरण प्रमुख तत्वों के बीच होता है, जैसे जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल।
पृथ्वी पर तापमान में होने वाले परिवर्तनों के कारण जल ठोस और गैसीय अवस्थाओं में भी मिलता है। तापमान के परिवर्तन से ही पानी का संचरण जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल के बीच होता है। पृथ्वी पर जल के कारण ही विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और मनुष्य समेत अनेक जीव जंतुओं की विविध जातियों का विकास और वृद्धि संभव हुआ है। और इस प्रकार अपने जैव मंडल के कारण ही पृथ्वी बिल्कुल अनोखा ग्रह है। दोस्तों, किसी विशेष या किसी प्रदेश विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतु उस प्रदेश के भौतिक पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पर्यावरण के दो मुख्य अंग हैं, एक तो भौतिक पर्यावरण और दूसरा जैव पर्यावरण। देखिए, स्थल, जल और वायु भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। इसके विपरीत जैव पर्यावरण में पेड़ पौधे और छोटे बड़े सभी जीव जंतु शामिल हैं। तो याद रखिएगा, किसी प्रदेश विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतु उस प्रदेश के भौतिक पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। पर्यावरण के दो मुख्य घटक हैं या मनुष्य के पर्यावरण के दो मुख्य अंग हैं, भौतिक और जैव पर्यावरण। स्थल, जल और वायु भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं, जबकि पेड़ पौधे, छोटे बड़े सभी जीव जंतु ये जैव पर्यावरण में शामिल हैं। भौतिक पर्यावरण और जैव पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और भौतिक पर्यावरण के बदलने से जैव पर्यावरण में भी बदलाव होता है। यहाँ पर आप इस चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से देखिए, पर्यावरण के मुख्य अंग में भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में स्थल, जल और वायुमंडल शामिल है। जैविक पर्यावरण में सभी प्रकार के पेड़ पौधे और छोटे बड़े सभी जीव जंतु शामिल हैं। प्रगतिशील पर्यावरण क्या है? देखिए, भौतिक और जैव पर्यावरण के तत्वों में सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। स्थलाकृतियों के स्वरूप में कभी अचानक तो कभी धीरे धीरे परिवर्तन होता है। वायु और जल के परिसंचरण के कारण विभिन्न ऋतुओं की जलवायु की दशाओं में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक पर्यावरण में कभी कभी बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं, जिसमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की कुछ जातियां ही विलुप्त हो गई हैं। और यही नहीं, नए भौतिक पर्यावरण के अनुरूप नई जातियों का विकास भी हुआ है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की अनेक जातियां बहुत बड़ी संख्या में विलुप्त हो गईं। ऐसी विलुप्त जातियों के प्रमाण जीवाश्म के रूप में शैलों की परतों के बीच सुरक्षित मिले हैं। मनुष्य का विकास कब हुआ? तो आप जान लीजिए, मनुष्य का विकास लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व पर्यावरण में परिवर्तन आने के कारण संभव हुआ था। दोस्तों, पृथ्वी के लंबे इतिहास में महाद्वीपों और महासागरों के स्वरूप भी बदलते रहे हैं। आज इस बात के काफ़ी प्रमाण उपलब्ध हैं कि कभी सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और फिर धीरे धीरे वहां से खिसक कर अपनी वर्तमान स्थितियों में पहुंचे हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी में होने वाली हलचलों के कारण प्रमुख स्थलाकृतियों में परिवर्तन आया है। हिमालय के 8000 मीटर से ऊंचे शिखरों पर भी अवसादी शैलों के निक्षेप मिलते हैं और ये भी माना जाता है कि जहां आज हिमालय पर्वत है, वहां टैथिस सागर पहले हुआ करता था और पृथ्वी की स्थलाकृतिक आकृतियों में परिवर्तन के कारण उसमें वलन हुआ और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये जो निक्षेप हैं, बहुत समय पहले कभी इस प्रदेश में स्थित उथले सागर में जमा हुए थे और इसी से हिमालय पर्वत में जो निर्माण हुआ और 8000 मीटर से ऊपर भी अवसादी शैलों के प्रमाण मिलते हैं। पृथ्वी के लंबे इतिहास में भौतिक पर्यावरण में परिवर्तनों के फलस्वरूप जैव पर्यावरण में भी परिवर्तन होते रहे हैं। पर्यावरण में कुछ परिवर्तन तो प्राकृतिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों में मनुष्य के क्रियाकलापों से पर्यावरण में बदलाव आया है। पर्यावरण और मानवीय अनुक्रियाओं के बारे में जान लें। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभावी कारक होने का कारण पहले ऐसा माना जाता था कि समान पर्यावरण में मानव की समान अनुक्रियाएं होंगी।
ऐसा विश्वास था कि मानवीय क्रियाकलाप पर्यावरण के प्रतिबंधों से प्रभावित होते हैं। लेकिन आज विज्ञान प्रौद्योगिकी में विकास के द्वारा मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना सीख लिया है। अब मानव पूरी तरह से पर्यावरण पर आश्रित नहीं है। जैसे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश के सऊदी अरब में पर्यावरण को एक सीमा तक अपने अनुकूल बना लिया गया है। हालांकि इसके अनुकूलन में जो है एक वर्ग विशेष को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं के द्वारा कृषि भूमि के क्षेत्रफल नील घाटी में बढ़ाया गया है। ये सभी पर्यावरण पर कम आश्रितता को दर्शाता है। सऊदी अरब में वातानुकूलित मकान बनाए गए हैं। पीने के लिए समुद्र के खारे जल को मीठे जल में बदला गया है और विदेशों से खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं आयात के द्वारा प्राप्त की जाती हैं। मनुष्य अब प्राकृतिक पर्यावरण के प्रतिबंधों को कुछ सीमा तक दूर कर सकता है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और अन्य प्रतिबंध हमारे विकल्पों को सीमित कर देते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक जान लीजिए। वायु यानी वायुमंडल, जल से जलमंडल, सजीव से जैवमंडल और स्थल से स्थल मंडल का निर्माण होता है। हम बात कर रहे थे अनुकूलन की, तो आप जान लीजिए कि टुंड्रा प्रदेश के ग्लास हाउस में सब्जियां पैदा की जा सकती हैं, लेकिन ऐसी खेती के उत्पादों का लागत मूल्य बहुत ऊंचा होता है। अतः यह खेती सभी लोग नहीं कर सकते। अन्य प्रदेशों से सब्जियां मंगाना पड़ता है। प्राकृतिक पर्यावरण अनेक संभावनाएं प्रदान करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और तकनीकी विकास के स्तर के अनुसार अपने लिए अनुकूलतम संभावनाओं का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। यद्यपि मनुष्य शारीरिक दृष्टि से सर्वत्र एक समान है, लेकिन उसकी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, उपभोग के तौर तरीके अलग अलग हैं। जैसे किसी गर्म प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो ठंडा वातावरण का निर्माण करना, और ठंडे प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए जो उसकी आवश्यकता है अनुकूलन के लिए, वो गर्म तापमान या गर्म वातावरण को खोजता है। दोस्तों, ये जो भिन्नताएं हैं ये मनुष्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और जीवन स्तर के कारण होती हैं। इसीलिए प्राकृतिक प्रदेश में शामिल सब क्षेत्रों में मानवीय अनुक्रियाएं एक जैसी नहीं हैं। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के पर्यावरण में मानवीय अनुक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। जायरे बेसिन में जो रहने वाले लोग हैं वो भोजन संग्रहण, आखेट और मत्स्य ग्रहण का कार्य करते हैं। इसके विपरीत मलेशिया और इंडोनेशिया में रोपड़ कृषि की जाती है। पर्यावरण के प्रति मनुष्य की अनुक्रियाओं में समय के अनुसार भी परिवर्तन हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यूरोप वासियों के आने से पूर्व यहाँ की आदिवासी जातियाँ चलवासी जीवन बिताती थीं और संपूर्ण महाद्वीप उनके अधिकार क्षेत्र में था। महाद्वीप के साधनों का उनके लिए कोई महत्व नहीं था। ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के देशों के लोग वहां आकर जब बसने लगे, तब कृषि, पशुचारण और खनिज साधनों का विकास प्रारंभ हुआ। इसका कारण ये है कि यूरोप के प्रवासियों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं और उनका तकनीकी ज्ञान आदिवासियों से बिल्कुल भिन्न और अलग स्तर का था। इस उदाहरण में प्रकृति के उपहार ज्यों के त्यों रहे, केवल मनुष्य बदला, तकनीकी बदली, प्रौद्योगिकी बदली। मनुष्य ने प्रकृति के उपहारों को मूल्यवान बनाया, उनका न केवल स्वयं उपयोग किया बल्कि अन्य देशों को निर्यात भी किया। अब आते हैं पारिस्थितिक अनुकूलता पर। दोस्तों, पौधे और प्राणियों का वह विशेष गुण जिसके द्वारा वे मौजूद पर्यावरणीय स्थिति में अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं, अनुकूलता कहलाती है। प्राकृतिक परिवेश में जीवों द्वारा विभिन्न प्रकार की अनुकूलता दर्शाई जाती है, जैसे कि आकृतिक, शरीर क्रियात्मक और व्यवहार संबंधी। और ये विशेष गुण लंबे समय के अंतराल के बाद प्राकृतिक वर्ण प्रक्रिया के द्वारा विकसित हुआ है। जीव जो हैं वो अपनी उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल के लिए भोजन और आवास प्राप्त करना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। बहुत से जीवों में अनुकूली विशेषता ने उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय और आवासीय क्षेत्रों में रहने और संघर्ष करने की क्रियाविधि प्रदान की है। जैसे
जो शीत या ठंडे स्थानों पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और उनके त्वचा के नीचे जो है वसा की मोटी परत होती है, जिससे कि वो अधिक या अत्यधिक ठंडे तापमान से सुरक्षित रह पाते हैं। तो इस तरह की अनुकूलता मनुष्य में और अन्य जीव जंतुओं में विकसित हो जाती है। लास्ट में आइए जानते हैं पर्यावरण पर मनुष्य का प्रभाव। जब से मनुष्य ने इस पृथ्वी पर रहना प्रारंभ किया है, तब से लेकर आज तक मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों में परिवर्तन होता रहा है। इसके अलावा एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों में मनुष्य और पर्यावरण के संबंध बदलते रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, आदिमानव पर्यावरण को ही प्रभावी मानता था, क्योंकि बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट से उसे डर लगता था। सघन वन और वन्य जीवों से वो भयभीत रहता था। विशाल महासागर और बड़ी नदियां भी उसे डराती थीं। उस समय उसके पास पर्यावरण की बाधाओं को दूर करने के लिए उपकरण भी नहीं थे और मनुष्य प्रकृति के विभिन्न अंगों की पूजा करता था, जैसे पर्वत, नदियां, महासागर, वनों आदि की। उसे पर्यावरण के अनुकूल बनना पड़ा था। लेकिन जब मनुष्य ने पत्थरों और धातुओं से उपकरण बनाने शुरू किए और उसे आग के उपयोग की जानकारी हुई, तब पर्यावरण पर उसके प्रभाव का अनुभव किया जाने लगा। अपने उपकरणों से वह पेड़ों को काटने में समर्थ हो गया और पेड़ों के लट्ठों का उपयोग अपने लिए अच्छे से और अपेक्षाकृत टिकाऊ मकान बनाने के लिए करने लगा। आग उसकी रक्षा न केवल वन्य जीवों से करती थी, बल्कि उसे सर्दियों में गर्माहट भी देती थी। जानवरों के शिकार और मछली पकड़ने से अन्य जंतुओं पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। इतना होने पर भी पर्यावरण पर उसका प्रभाव नगण्य था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन या सबसे बड़ा परिवर्तन औद्योगिक क्रांति से हुआ। औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य को पर्यावरण में परिवर्तन के अवसर मिले, जैसे यांत्रिक शक्ति से, वाष्प इंजन से, मशीनों के आविष्कार से और धातुओं के अधिकाधिक प्रयोग से मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में सफल हो गया। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को बदलने का वह एक सक्रिय कारक बन गया। यही नहीं, मनुष्य कृषि के द्वारा अपने भोजन के बारे में भी निश्चित हो गया। उसे भोजन की खोज में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी, इसलिए वो अस्थायी रूप से बस्तियां बसाकर रहने लगा। सड़क, रेल और समुद्री परिवहन में बहुत सुधार हो जाने के बाद यूरोप के लोग निम्न भूमियों पर जाकर बसने लगे, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में और ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया महाद्वीप में। अब वह निश्चिंत होकर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित मकानों में अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता था। उसका परिवार बड़ा होने लगा और लोगों ने संसार के अन्य भागों में प्रवास करना प्रारंभ कर दिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विकास के द्वारा मनुष्य ने प्राकृतिक आपदाओं के रूप में आने वाली कई प्रमुख महामारियों और बीमारियों पर भी काबू पा लिया, जिनमें प्लेग, हैजा, मलेरिया और चेचक प्रमुख थे। दोस्तों, ये जब बीमारियों पे नियंत्रण और जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उनका विकास हुआ, तो उससे मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो गई, जीवन प्रत्याशा बढ़ गई। निश्चित खाद्य आपूर्ति और बीमारियों से सुरक्षा, नए बसे महाद्वीपों में जीवाश्म ईंधन और अन्य साधनों की प्रचुरता के द्वारा इस शताब्दी के प्रारंभ से जनसंख्या में बहुत तेज वृद्धि हुई। सुविधाएं बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ी। अब जनसंख्या 5.5 अरब की सीमा को पार कर गई। सन 2000 तक उसके लगभग 6 अरब हो जाने की प्रबल संभावना हो चुकी थी और इस तथ्य ने मनुष्य को पर्यावरण पर पड़ने वाले अपने प्रभावों के बारे में चिंतित कर दिया है। कुछ स्थानों पर तो पर्यावरण इतना बिगड़ चुका है कि मनुष्य को मजबूर होकर उन स्थानों को छोड़ना पड़ा है। उसे खाद्यान्न और ऊर्जा जैसे साधनों के अभाव का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिक जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अधिक खाद्य सामग्री और संसाधनों की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं से काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है, जैसे सूखा और बाढ़, पर्यावरण प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाएं और औद्योगिक दुर्घटनाएं। ये कई प्रकार की आपदाएं हैं जिनसे जान माल की काफ़ी क्षति होती है। अपने भविष्य का रास्ता चुनने के लिए मनुष्य आज चौराहे पर आ खड़ा हुआ है।
उसे दो में से एक को चुनना है। एक रास्ता ये है कि वो अपनी अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस तरह निरंतर विकास करता जाए और पर्यावरण को इस सीमा तक बिगाड़ दे कि भविष्य में पृथ्वी पर से उसका ही लोप हो जाए। दूसरा रास्ता ये है कि वह विकास की गति धीमी कर दे, साधनों का संरक्षण करे, जनसंख्या की वृद्धि दर को घटाए, उपयोग में बर्बादी को रोके और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बचा कर रखे। पर्यावरण के मानव निर्मित घटक के बारे में जान लेते हैं। तो पर्यावरण के मानव निर्मित घटकों में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और स्मारक हैं। ऐसा नहीं कि वे मनुष्य पर्यावरण को बिगाड़ने का काम अभी अभी शुरू किया हो। मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण पहले से ही प्रभावित हो रहा है। ये बात अलग है कि इस ओर उसका ध्यान नहीं जाता था। ऐसा समझा जाता है कि बड़े पैमाने पर वनों के विनाश से इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, पेरू की इंका सभ्यता और सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यताओं का पतन हुआ है। वनों के विनाश के फलस्वरूप भूमि पर कई तरह के बदलाव हुए, जैसे मृदा का अपरदन हुआ, बाढ़ों की बारंबारता बढ़ी, नहरों और खेतों में गाद का जमाव हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि अकाल पड़ा, अनेक लोग मारे गए और गांव के गांव समाप्त हो गए। कुछ समय तक पहले तक हम नहीं जानते थे कि जल आपूर्ति को नियमित बनाने के लिए नदी के आर पार बांध बनाना पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे को पैदा कर सकता है, लेकिन हम जल संसाधनों की क्षमता या उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए हमने बांध बनाया। दोस्तों, नदी पर बने बांध के पीछे एक विशाल जलाशय बनता है और नदी द्वारा लाई हुई गाद मिट्टी इसमें जमा होती रहती है। बांध के नीचे नदी में गाद मिट्टी बहकर नहीं जाती। इससे नदी तल का अपरदन होता है और नदी के किनारे के दोनों ओर की भूमि भी अपरदित हो जाती है। कुछ नदियों में बांध के नीचे पानी का बहाव घट जाता है और सहायक नदियां मुख्य नदी के निचले मार्ग में गाद मिट्टी जमा कर देती हैं। नदी तल के इस प्रकार ऊंचा उठने से बाढ़ के समय आसपास की भूमि पानी में डूब जाती है। नदी अपना मार्ग बदल देती है, जिससे परिणाम स्वरूप भारी विनाश होता है। एक उदाहरण देखिए। नील नदी पर आसवान बांध के बन जाने के बाद गाद मिट्टी बहकर अब नदी के निचले मार्ग में नहीं पहुंचती। पहले नील नदी द्वारा बहाकर लाई गई गाद मिट्टी आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाए रखती थी। मृदा का उपजाऊपन घटने से फसलों की उपज कम हो गई। बांध नदियों में मछली तथा अन्य जीवों को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति और वन का विनाश मृदा अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। याद रखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वनों का विनाश ये मृदा अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भूमि पर बकरियां और अन्य जानवरों को चराने से भी पौधों का आवरण घटता है या हट जाता है, जिससे वर्षा और जल के बहाव से मृदा अपरदन होता है। जब भूमि पर वनस्पति का आवरण घट जाता है, तब मृदा की परत पर वर्षा का सीधा प्रहार होता है। सतह पर बहने वाला जल भी आवरणहीन भूमि को प्रभावित करता है। खड़े ढालों पर मृदा के कण कट कर तेजी से नीचे की ओर बहने लगते हैं और भूमि में नालियां बन जाती हैं। इसको अवनलिका अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के प्रकार जान लेते हैं। तो एक तो बूंद अपरदन है, जो वर्षा की बूंद गिरती है सीधे जब जमीन पर पड़ती है, तो इससे बूंद अपरदन होता है। परत अपरदन यानी मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का बह जाना। रिल अपरदन और अवनलिका अपरदन ये मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार हैं। अवनलिका अपरदन में आप जान लीजिए कि समय बीतने पर ये नालियाँ गहरी और चौड़ी होती जाती हैं और इनकी शाखाओं का एक जाल सा बन जाता है। अनेक नालियों के द्वारा अपरदित भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं। इन भूमियों का कोई उपयोग नहीं हो सकता और चंबल के बीहड़ ऐसे ही उत्खात भूमि के उदाहरण हैं। साधारण ढाल वाली भूमि पर जल एक पतली परत के रूप में बहता है। इस प्रक्रिया में मृदा के जो सूक्ष्म कण हैं वो पूरी तरह से जल के साथ बहकर चले जाते हैं। इस प्रकार का जो अपरदन है उसको परत अपरदन या लेयर इरोजन कहते हैं।
परत अपर्दन को देखा नहीं जा सकता। इसका ज्ञान तब होता है जब मृदा का उपजाऊपन घटने लगता है, क्योंकि मृदा की जो उपजाऊ परत है वो बह जाती है। मृदा के अपर्दन से पानी का बहाव बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ें आती हैं और जलाशय गाद से भर जाते हैं। मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन के उपायों को अपनाकर मृदा का अपरदन रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। पहाड़ी ढालों पर बिना खेती वाली भूमि पर पेड़ पौधे लगाकर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। साथ ही साथ साधारण ढालों पर कुछ प्रमुख विधियों के द्वारा मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। समोच्च जुताई करके, पट्टीदार खेती करके, मेड़ बनाकर या मेड़बंदी करके, ये सभी मृदा अपरदन के रोकने के उपाय हैं। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाया जाता है जिससे मिट्टी का अपरदन रुकता है। अब नलिका अपरदन को नालियों में बाधिकाएं बनाकर रोका जा सकता है। मृदा संरक्षण के उपायों से मृदा के कणों का बहना, उड़ना आदि रुक जाता है और उसका उपजाऊपन बना रहता है। आज मनुष्य के प्रभाव से पर्यावरण दूषित हो गया है। प्रदूषण केवल वायु, जल और भूमि को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जैव मंडल यानी बायोस्फीयर के जीवों पर इसका प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक पारितंत्र मृत जीवों और मलमूत्र आदि का विघटन करके उनका पुनः चक्रण करता रहता है, लेकिन जब भारी मात्रा में हानिकारक पदार्थ पर्यावरण को दूषित करते हैं तब पारितंत्र उन्हें अपने में नहीं मिला पाता है और वे पारितंत्र में इकट्ठे होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप पर्यावरण खराब हो जाता है। तो दोस्तों, ये था NCERT सार पर्यावरण के अंतर्गत 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के पर्यावरण आधारित प्रश्नों का महत्वपूर्ण सार संकलन। इसमें हमने हमारा पर्यावरण अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी तथा जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न और जानकारियाँ बन सकती थीं उसको हमने इस वीडियो में कवर किया। और ये वीडियो जो NCERT सार श्रृंखला है, इसमें हम सबसे पहले पर्यावरण को शुरू किए हैं, इसके बाद अन्य विषयों को भी कवर करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वीडियो विशेष रूप से बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन ये टेट यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा, इसके अलावा CTET, UP टेट और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित किए जाने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षाओं के साथ विभिन्न परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन सभी तथ्यों और जानकारियों को तैयार कर लीजिएगा। और NCERT सार का ये जो पहला चैप्टर पर्यावरण से संबंधित था, हमारा पर्यावरण, इसके बाद हम इसके दूसरे अध्याय को शुरू करेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दूसरा अध्याय हमारा पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा। तो ये वीडियो कितना कारगर हो रहा है आपके लिए, या ये श्रृंखला आपके लिए कितनी उपयोगी हो रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।